Hello everyone and welcome back to my channel. Today we're going to talk about some tips and tricks to remember cases. We're going to take up 5 cases which are usually covered for subjective papers and which have been asked repeatedly in objective type papers, especially in NET. So we're going to take up 5 cases today and सबसे पहले हम लोग उसके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, किस चीज़ से रिलेट करता है वो केस वो डिस्कस करेंगे एंड अगर फैक्ट्स याद हो गए हैं then that's the best way to remember the case. If you can recall the facts of the case just by the name, then that's great. In case अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है that facts याद हो रहे हैं but नाम देख के याद नहीं आता है, then what we can do is we can try to learn the case names and to which topic they relate to. एक बार टॉपिक याद आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो रिलेट करता है, उस then it'll be very easy for us to recall the facts of the case. Facts याद रखना is the most important for subjective papers. Subjective papers में हम लोगों को facts भी लिखना होता है. That's why it's very important for us to remember. But ये जो tips and tricks हैं, ये subjective paper में तो काम आएंगे ही आएंगे. But then these tips and tricks are really going to help you if you're going for an objective paper. So let's get right into it. Alright, so the first case that we have taken here is Hall versus Brooklands Auto Racing Club. सबसे पहले this particular case relates to voluntary non-fit injuria, which is one of the defenses in the law of torts. And इसका मतलब ये होता है that which a man consents cannot be complained of as an injury. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान ने किसी इंजरी के लिए या किसी इंजरी के रिस्क के लिए कंसेंट दिया है, मतलब अपनी मर्जी से अपने आप को उस पर्टिकुलर इंजरी के रिस्क की तरफ एक्सपोज किया है, तो वो इंसान के पास कोई भी राइट नहीं है टू कंप्लेन अबाउट इट. मतलब अगर उसको कोई इंजरी हुई है तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन फॉर दैट इंजरी, क्योंकि उसने खुद ने अपनी मर्जी से अपने आप को उस पर्टिकुलर रिस्क की तरफ एक्सपोज किया था. सो हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब में क्या हुआ था दैट प्लेंटिव जो था वो एक कार रेसिंग देखने गया था, और उस कार रेसिंग में क्या हुआ कि 2 कार्स काफ़ी स्पीड में चल रही थी, जिसकी वजह से वो 2 कार्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गई. एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनमें से एक कार जहाँ पे ऑडियंस बैठी थी उनके आगे जो रेलिंग था उस रेलिंग के ऊपर जाके गिर गई. एंड उस रेलिंग के ऊपर जाके गिरने की वजह से जो प्लेंटिव था उसको इंजरी हो गई. तो उस प्लेंटिफ ने इस इंजरी के लिए कंपनसेशन मांगा और कोर्ट ने बोला दैट वो रेस देखने गया था अपनी मर्जी से, तो उसने उस पर्टिकुलर रिस्क की तरफ अपने आप को अपनी मर्जी से एक्सपोज किया है. दिस पर्टिकुलर रिस्क वी मैनी अ टाइम सब्जेक्ट आवरसेल्व्स टू. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, तो जब हम स्टेडियम में बैठते हैं तो ऐसा कई बार होता है दैट क्रिकेट खेलते टाइम बॉल जो है वो ऑडियंस की तरफ आ जाती है, तो वो ऑडियंस की तरफ जो आ रही है उसकी वजह से किसी को चोट भी लग सकती है. तो वो जो चोट लगने का रिस्क है उसकी तरफ हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं अपने कंसेंट से. तो ऐसे केस में हम स्टेडियम के ऊपर या जिसने बैटिंग की थी उसके ऊपर या टीम के ऊपर हम लोग केस नहीं कर सकते हैं, सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया. So if you have remembered the case, if you can recall the facts of the case by just reading the name, then it's great. But in case अगर हम लोगों को facts याद नहीं हो रहे हैं and in case हम लोग किसी objective paper में बैठे हैं and उसमें question आता है that Halls versus Brooklands Auto Racing Club, ये वाला case किससे relate करता है, तो हम उस चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं. पहला, हम लोग ये क्लब वर्ड को यूज़ कर लेंगे. क्लब वर्ड को उठाओ एंड इस तरीके से याद रखो दैट बहुत सारे लोग क्लब्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो वो लोग क्लब्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं, अपने कंसेंट से ज्वाइन कर रहे हैं. तो ऐसे करके याद हो जाएगा हमें. सो व्हेनेवर वी रीड द नेम ऑफ द केस हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब, क्लब पे हमारा ध्यान जाना चाहिए. क्लब से ये जो हमने सोचा है दैट देयर आर मेनी पीपल हु जॉइन क्लब्स विद देयर ओन कंसेंट, ये याद आना चाहिए. कंसेंट से ये एंड ऑब्वियसली वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया. अब आता है केस मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल. ना ये जो पर्टिकुलर केस है इट रिलेट्स टू एक्ट ऑफ स्टेट यहाँ पे है गवर्नमेंट
तो एक्ट ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफेंसेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, जहाँ पे अगर किसी डिफेंडेंट के ऊपर कोई सूट फाइल हुआ है फॉर द कमीशन ऑफ अ टॉर्ट, देन वो ये वाला पर्टिकुलर डिफेंस ले सकता है अगर जिस सर्कमस्टांसेस के अंडर टॉर्ट कमिट हुआ है वो सर्कमस्टांसेस डिफेंडेंट को एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू क्रिएट करने को मिला था। सो इस केस में क्या हुआ था दैट जो लोकल अथॉरिटी थी, उस लोकल अथॉरिटी को एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई थी, मतलब एक एक्ट बनाया गया और उसके अंडर उसको एक अथॉरिटी दी कि वो स्मॉल पॉक्स के लिए एक हॉस्पिटल इरेक्ट करें। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो लोकेशन, इस लोकल अथॉरिटी ने जो लोकेशन सेट करी थी, जो लोकेशन चूज करी थी फॉर द इरेक्शन ऑफ द स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल, वो वाले साइट के जितने भी नेबर्स थे, जो आसपास लोग रहते थे, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुआ कि अगर आप स्मॉल पॉक्स का हॉस्पिटल यहाँ बनाते हो तो इट मे कॉज न्यूसेंस टू अस, क्योंकि जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनसे हमें भी स्मॉल पॉक्स लग सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये वाला डिफेंस लिया कि एक्ट ऑफ स्टेट है ये, तो अगर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कोर्ट ने क्या बोला, दैट जो लोकल अथॉरिटी है दे कैन बी हेल्ड लायबल इन केस अगर कोई न्यूसेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ स्मॉल पॉक्स, बिकॉज कोर्ट ने ये बोला दैट इस तरह की जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिल रही है ये कंडीशनल अथॉरिटी है, और वो कंडीशन ये है दैट आप इरेक्ट कर सकते हो स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए एक प्रॉपर साइट आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रॉपर लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ था दैट लोकल अथॉरिटी को लायबल ठहराया गया था, ये वाला डिफेंस अलाउ नहीं किया गया था बाय द कोर्ट, एंड लोकल अथॉरिटी को ये बोला गया दैट अगर कोई न्यूसेंस होता है दैट देन यू आर लायबल। अगेन फैक्ट्स अगर याद हो गए हैं तो ग्रेट, इन केस फैक्ट्स याद नहीं होते हैं तो वी कैन ऑलवेज टेक दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड एसोसिएट इट विद द वर्ड स्टेट। कैसे? सो असाइलम बेसिकली उसके दो मतलब हैं। एक तो होता है दैट असाइलम एक तरीके का इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे हम मेंटल पेशेंट्स को रखते हैं, एंड एक ऐसी जगह को भी हम असाइलम बोलते हैं जहाँ पे जो भी रिफ्यूजीज़ वगैरह होते हैं उनको शेल्टर देने वाला। तो अगर कोई जगह है जहाँ पे रिफ्यूजीज़ को शेल्टर दिया जा रहा है, वी कैन कॉल इट एन असाइलम। तो नाउ दैट वी नो द मीनिंग ऑफ द टर्म असाइलम, हम ये बोल सकते हैं दैट ये जो असाइलम्स हैं ये यूजुअली गवर्नमेंट के थ्रू ओन किए होते हैं। कोई भी आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा जहाँ पे रिफ्यूजीज़ को जगह दी जाएगी, बिकॉज कोई प्राइवेट इंडिविजुअल असाइलम खुद का नहीं खोल सकता है। यूजुअली असाइलम्स आर owned by the government, that's why we can remember asylum से government मतलब state। so in case अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है that metropolitan asylum district versus hill relates to which topic, तो हमारा asylum पे ध्यान जाना चाहिए। asylum से हमें government याद आएगा because asylums कोई private individual usually hold नहीं करता है, governments are the one who provide shelter to refugees। तो that's how we can remember act of state। okay, so जो next case है वो है Nichols versus Marsland। Now, Nichols versus Marsland relates to act of God या vis major। Act of God भी एक जनरल डिफेंस है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, एंड इसमें क्या है कि अगर कोई टॉर्ट कमिट हुआ है, किसी को कोई लीगल इंजरी हुई है, एंड जिसकी वजह से लीगल इंजरी हुई है, अगर वो कोई नेचुरल कैलामिटी है, इफ इट इज समथिंग दैट वाज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो किसी नेचुरल फोर्सेस की वजह से अगर हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यूज कर सकते हैं दैट हमारी गलती नहीं है, जो भी हुआ वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ, हमारे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए वी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि एक प्लेंटिफ था और प्लेंटिफ ने अपनी लैंड पे कुछ आर्टिफिशियल लेक्स बनाई थी। तो उसने क्या किया था कि एक नेचुरल स्ट्रीम जा रही थी, वाटर बॉडी थी साइड में, एंड उसने उसके ऊपर एक डैम के जैसा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डैम लाइक स्ट्रक्चर उसने अपनी प्रॉपर्टी पे एक आर्टिफिशियल स्मॉल सी लेक बनाई। नाउ उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ, एंड वो रेनफॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हैवी थी। ऐसा बोला जा रहा था दैट इतनी हैवी रेनफॉल बहुत सालों में कभी भी नहीं हुई है कि कोई भी इंसान कभी एक्सपेक्ट कर सके कि इतनी रेनफॉल कभी होगी।
तो उस हैवी रेनफॉल की वजह से आर्टिफिशियल लेक था, उसमें से पानी बाहर आ गया एंड इट फ्लडेड द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी एंड उसके साथ में और कुछ ब्रिजेस थे जो बहुत सारे पानी की वजह से टूट गए थे। तो प्लेंटिफ ने इस पर्टिकुलर इंजरी के लिए कंपनसेशन मांगा कोर्ट से एंड डिफेंडेंट ने बोला दैट इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, हमें नहीं पता था कि इतनी हैवी रेनफॉल होने वाली है, सो वी शुड नॉट बी हेल्ड लायबल। कोर्ट अग्रीड विद द डिफेंडेंट और कोर्ट ने बोला दैट इट इज़ ट्रू, इतनी हैवी रेनफॉल कभी सालों में हुई नहीं थी, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इट हैपेंड owing to natural forces and it was not under the control of any human being. हम ऐसा बोल सकते हैं that the defendant will not be held liable. Defendant was not liable because of the defense of act of God. अगर facts याद हो गए then great. In case अगर नहीं हुए हैं तो what we can do is we can pick the word Mars here. Mars is, as we all know, a planet in our solar system. And then हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं that many people believe that universe was created by God. God ने पूरा universe बनाया है। तो universe में Mars भी आता है, तो Mars से हम God याद रख सकते हैं। If you have a better way to remember this case, then we would love to know. You can post your tips and tricks in the comment section below and help all of us out. Alright, so the next case that we have is Alexander versus Northeastern Railway. Now this particular case relates to justification or truth. ना जस्टिफिकेशन और ट्रूथ ये भी एक डिफेंस है, बट ये डिफेंस है फॉर डेफेमेशन। तो अगर किसी इंसान के ऊपर डेफेमेशन का सूट फाइल हुआ है तो वो ये पर्टिकुलर डिफेंस ले सकता है दैट मैंने जो भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट बोला है या पब्लिश किया है वो सच था, इट वाज द ट्रूथ और वो एकदम जस्टिफाइड था। सो इस केस में क्या हुआ था, एक प्लेंटिफ था जिसको जो ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से उसको कुछ फाइन लगा या अगर फाइन वो पे नहीं कर पा रहा है तो उसको 3 वीक्स का इम्प्रिजनमेंट दिया गया। और जो डिफेंडेंट था उसने ये पब्लिश किया कि जो पनिशमेंट है वो फाइन है एंड ऑल्टरनेटिव imprisonment of 2 वीक्स का imprisonment था और पब्लिश हुआ है 3 वीक्स का। तो प्लेंटिफ ने बोला दैट बिकॉज डिफेंडेंट था उसने 2 वीक्स की जगह 3 वीक्स बोला है, इसलिए प्लेंटिफ ने बोला दैट उसको डिफेम किया गया है एंड देन ही क्लेम्ड कंपनसेशन फॉर द सेम। बट कोर्ट ने ये बोला दैट सब्सटैंशियली अगर हम देखें ऊपर ऊपर से तो बात एकदम सच थी, इट्स जस्ट दैट थोड़ा माइन्यूट वेरिएशन था, इतना कोई ह्यूज वेरिएशन नहीं था जिसकी वजह से हम ये बोल सके दैट जो भी बताया गया है लोगों को कि बिना टिकट के ट्रैवल करने की वजह से ये पनिशमेंट मिली है ये पूरा झूठ है। कोर्ट ने बोला दैट एक तरीके से देखा जाए तो इट वॉज ट्रू, माइन्यूट वेरिएशन या माइन्यूट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टोरी डजंट रियली मैटर। तो डिफेंडेंट ने ये डिफेंस लिया था दैट उन्होंने जो भी बताया है वो सच था। तो कोर्ट ने बोला दैट जो भी बताया है वो एक्चुअली एक तरीके से सच है, इसलिए द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। नाउ इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, लेट्स टेक द वर्ड अलेक्जेंडर। नाउ ये जो राइट में इंसान है वो है अलेक्जेंडर एंड उसके साइड में जो इंसान है लेफ्ट में वो एक फिलोसोफर है ग्रीस में जिसका नाम है डियोजेनस। हाँ, ये जो अलेक्जेंडर है राइट में ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है जो पूरे वर्ल्ड में ही इज़ नोन फॉर बीइंग द बेस्ट मिलिट्री कमांडर एवर बॉर्न। तो ये इसके पास अच्छी खासी मिलिट्री थी एंड वो उसका कमांडर था, इसने बहुत सारे बैटल्स में लीड किया है मिलिट्री को एंड ही हैज़ वन दोज बैटल्स। तो ये जो फिलोसोफर है ही वॉज वेल नोन इन ग्रीस एंड जब अलेक्जेंडर द ग्रेट एक वॉर जीत के आया था तो सब लोग मिलके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और ये जो डियोजेनस था इसने अलेक्जेंडर को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था, ही हैडंट इवन कम टू विजिट हिम। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बिकॉज नाम वाम याद हो या ना हो डजेंट मैटर, बस बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए, दैट वे विल बी एबल टू रिमेंबर जस्टिफिकेशन एंड ट्रूथ। तो डियोजेनस नाम याद है कि नहीं डजेंट मैटर, अलेक्जेंडर कौन था डजेंट मैटर, बस इतना समझो दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये फिलोसोफर। अलेक्जेंडर को पता लगा दैट डियोजेनस नहीं आया है तो अलेक्जेंडर गया डियोजेनस के पास एंड उससे पूछा दैट तुम मेरे पास नहीं आए थे
तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट। उसके बाद डियोजेनस ने जो बोला था वो अलेक्जेंडर के लिए थोड़ा इंसल्टिंग था। तो डियोजेनस फिलोसोफर की तरह माना जाता है, और इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उसने अलेक्जेंडर का इंसल्ट किया था। नाउ डियोजेनस का जो पर्पस था लाइफ में वो था टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। मैं सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मे बी दैट विल हेल्प यू रिमेंबर हु डियोजेनस इज। तो इसलिए बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट से हमें याद आएगा ट्रूथ। तो अलेक्जेंडर से हमें क्या याद आएगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद हमें ये वाला फिलोसोफर याद आना चाहिए। नाम याद है कि नहीं डजेंट मैटर, बस इतना याद रखो दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट फिलोसोफर एक ऑनेस्ट आदमी ढूंढ रहा था, एंड बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी हम बोलेंगे जस्टिफिकेशन या ट्रूथ। दैट्स हाउ वी कैन रिमेंबर द केस। अब नेक्स्ट केस आता है हमारा, विच इज द लास्ट वन फॉर नाउ, पॉलेमस वर्सेस फर्नेस विधि एंड कंपनी लिमिटेड। This particular case relates to remoteness of damages. यहाँ पे जो remoteness of damages है, remote का जो मतलब है वो है एक तरीके से distance के उसमें, कि remote मतलब something that is far away, जो दूर है। तो remoteness of damage में हम ये देखते हैं plaintiff matter लेके आया है before the court और compensation मांग रहा है किसी डैमेज को लेके जो उसके साथ हुआ है, जो डैमेज उसको हुआ है। बिफोर होल्डिंग द डिफेंडेंट लायबल, कोर्ट को पहले ये देखना पड़ेगा कि जो डैमेज हुआ है प्लेंटिफ को, वो डिफेंडेंट का जो एक्शन है उसका डायरेक्ट कंसीक्वेंस है कि नहीं। मतलब अगर ये जो पर्टिकुलर डैमेज हुआ है ये बहुत कोई दूर की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर डैमेज बहुत दूर का कंसीक्वेंस नहीं है, रिमोट नहीं है, तो हम डिफेंडेंट को लायबल ठहरा सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट में बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू दिया है मैंने रिमोटनेस ऑफ डैमेज में। आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि जो एक कंपनी थी फर्नेस विधि एंड कंपनी लिमिटेड, ये कुछ बेंजीन टिन्स लेके जा रही थी शिप्स पे। बेंजीन एक तरीके का इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है ये। तो उनमें से जो कुछ टिन्स थे उसमें लीकेज हो रहा था। उस लीकेज की वजह से जो पेट्रोल के वेपर्स थे वो शिप्स के अंदर भर गए थे। तो जो डिफेंडेंट के सर्वेंट्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, इन बेंजीन टिन्स को शिप से नीचे उतार रहे थे। नाउ शिप से नीचे उतारते टाइम एक सर्वेंट के हाथ से टिन छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब गिरने की वजह से एक टिन दूसरे टिन के साथ क्रश कर जाता है, मतलब रगड़ जाता है, और उस रगड़ने की वजह से एक स्पार्क बनती है उसमें। तो बिकॉज पेट्रोल है और बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो वो स्पार्क की वजह से बहुत आग लग जाती है एंड पूरा का पूरा शिप खराब हो जाता है, पूरा का पूरा शिप जल जाता है। तो वो जो शिप था वो शिप प्लेंटिफ का था। तो प्लेंटिफ क्या करता है, डिफेंडेंट के ऊपर केस लगाता है ये बोलते हुए कि मेरे शिप में आग लग गई है डिफेंडेंट की सर्वेंट्स की वजह से, तो मुझे मेरे शिप के लिए कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट इसमें ये देख रहा था कि जो ये टिन का गिरना है और ये जो आग लगना है ये दोनों पास पास की चीज़ें हैं कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डैमेज हुआ है प्लेंटिफ का शिप जो जल गया है, वो जो कंसीक्वेंस है वो कंसीक्वेंस बहुत दूर का कंसीक्वेंस नहीं होना चाहिए डिफेंडेंट के एक्शन से। कोर्ट को ये दिखा वो जो आग लगी है वो डायरेक्ट कंसीक्वेंस है डिफेंडेंट के सर्वेंट के हाथ से बेंजीन टिन्स का गिरने का। तो इसलिए कोर्ट ने बोला बिकॉज जो डैमेज हुआ है प्लेंटिफ के शिप को, इट इज़ नॉट टू रिमोट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द डिफेंडेंट, इसलिए कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया था। सो दिस इज ऑल अंडर दिस पर्टिकुलर केस। नाउ फर्नेस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फर्नेस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसी होती है जिसमें जो हम गर्म या किसी चीज़ को हीट अप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्नेस से हमें ये वाली पर्टिकुलर पिक्चर याद आनी चाहिए, एंड इस पिक्चर को ये देखो दैट ये जो फर्नेस है ये रिमोट से चलता है। तो फर्नेस से हमें क्या याद आएगा? रिमोट, एंड देन रिमोटनेस ऑफ डैमेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope I helped you remember some of the cases. These particular tips and tricks are going to help you remember various cases, especially if you're attempting comparative exam. ये जो हमने 5 केसेस करे हैं, ये 5 केसेस इंपॉर्टेंट केसेस हैं
These cases are many a times required by students to mention in their exams, and ये वाले जो cases हैं ये नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं. So I really hope that this video gave you some ideas as to how to remember other cases. I'll be coming up with more videos discussing more cases in such a way. In case if you need me to cover any other case, then you can let me know by posting it in the comment section below, and I'll cover that as well. So again, I'd like to thank you for watching the video, and in case if you found this video helpful, then please like the video, please share the video, subscribe and ring the notification bell. Thank you so much.